नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से आज तक जो एग्जामों के अंदर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों। और यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि अलग से क्वेश्चन बनकर आता है। तो एक बार इन 30 क्वेश्चनों को आप जरूर देख लें। अगर आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय तो इस टॉपिक के ये 30 क्वेश्चन एक बार आप जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करते जाइए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 153? सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए मित्रों। यहां पे आर्टिकल 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21 फरवरी 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी करने का निर्णय लिया गया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। 29, 30, 31 या 33? बात हो रही है 2008, 21 फरवरी 2008 के अनुसार 31 करने का निर्णय लिया था। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया, न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, न्यायमूर्ति बीके मुखर्जी, न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बात हो रही है प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हमारे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? मुख्य न्यायाधीश पर सबसे लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति के एन वांचू, न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ई एस वेंकटरमन। तो बात कर रहे हैं दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? किसका था दोस्तों? न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ का दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, समस्त राज्यों के राज्यपाल के द्वारा? दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? पद की शपथ कौन दिलाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दोस्तों? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बना रहता है यदि वह राष्ट्रपति द्वारा असमर्थता या कदाचार से अपने पद से ना हटा दिया जाए? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है यह बात दोस्तों? अनुच्छेद 124(1), अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 124(3), अनुच्छेद 124(4)? सही जो आपका रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। यहां पे अनुच्छेद 124(2) ये कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को असमय पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव है संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, उसके न्यायाधीशों को अगर हटाना है तो उसका जो महाभियोग का प्रस्ताव है संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में,
उपयुक्त दोनों में, उपयुक्त उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है महाभियोग प्रस्ताव की। तो दोस्तों महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए संघीय विधि मंत्री द्वारा, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी आपके राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह मित्रों, बहुत बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश अगर आप नियुक्त हो रहे हैं तो कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी है दोस्तों? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष? 10 वर्ष मित्रों। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत के बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर दोस्तों। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास, भारत का मुख्य न्यायाधीश के पास। दोस्तों बात हो रही है कि उच्चतम जो न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, वो किसके पास है? भारत की संसद के पास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार शामिल है मूल अधिकारों का परिवर्तन, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद, अंतर सरकार विवाद। कूटू का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार शामिल है। इनमें से कौन कौन से शामिल है दोस्तों? तीनों ही है, मूल अधिकारों का परिवर्तन, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद, अंतर सरकार विवाद। 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन द आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य हैं? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन करना, दंडित कैदियों को क्षमा करना, राज्यों के बीच और राज्यों और केंद्र विवादों को निर्णय करना। तो दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा तो काम है, तीसरा है जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन द 1, 2 और 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस पर आधारित है? किस पर आधारित है न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों? कानून का शासन, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, परंपराएं। सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी संवैधानिक मामलों के संबंध में अंतिम प्राधिकार रखता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर निर्णय दिए गए हैं उनकी समीक्षा करता है। क्या दर्शाता है? न्यायिक पुनरावलोकन दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शित क्षेत्राधिकार, परामर्श से संबंधित क्षेत्र का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। सही आंसर रहेगा ऑप्शन है अनुच्छेद 143 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को किसके अनुसार कार्य करने चाहिए? संविधान, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? सर्वोच्च न्यायालय को मित्रों सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान के अनुसार क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब विवादों के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता है तो न्यायाधीशों के निर्णय को उपयुक्त आधार क्या होगा?
जब विवाद है उसके संबंध में कानून कोई प्रकाश नहीं डाल रहा है तो न्यायाधीश है वो निर्णय का उपयुक्त आधार क्या करेगा दोस्तों? संविधान, औचित्य, धर्म या अधिदेश? सही आंसर आपका रहेगा औचित्य। जब कानून, जो संविधान है, जो हमारा कानून है वो प्रकाश ही नहीं डाल रहा है तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश उस निर्णय का उपयोग आधार औचित्य रखेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विधि के शासन के लिए नुकसानदायक क्या है? न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया? विधि के शासन के लिए नुकसानदायक है न्यायिक सक्रियता। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके गठन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्यों की जांच, विधि व्यवस्था में सुधार, न्यायाधीशों को प्रशिक्षण? सही रहेगा यहां पे आपका ऑप्शन ए मित्रों। उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता एवं या तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कब उच्चतम न्यायालय की 5 संसदीय पीठ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए एनजीएसी को अवैध घोषित कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत बार पूछा जा रहा है वर्तमान में ये क्वेश्चन, और सही आंसर रहेगा 16 अक्टूबर 2015 को दोस्तों। सही ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र, जस्टिस फातिमा बीवी, जस्टिस सुधा मित्तल? उक्त में से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी दोस्तों? जस्टिस फातिमा बीवी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का स्वयं का उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़, पौंडुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, नई दिल्ली? तो नई दिल्ली का नाम आपने सुना होगा, वहां पर क्या है? उच्च न्यायालय है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में न्यायपालिका है राज्य का विषय, केंद्र का विषय, एकीकृत एवं अविभाज्य? उक्त में से कोई नहीं। भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, वह अविभाज्य है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को? उक्त सभी को। दो राज्यों के मध्य है विवाद तो उसका निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, दूसरे अन्य उच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति के समक्ष, केंद्रीय सरकार के समक्ष? उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अपील है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल समाप्ति से पूर्व अपना इस्तीफा दे सकता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो अपने कार्यकाल से समाप्ति से पहले अपना इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, बात यहां पे राज्य की हो रही है मित्रों। सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सेशन कोर्ट है या जिला कोर्ट है? राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय होती है वो होती है उच्च न्यायालय दोस्तों। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्या दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन हो सकता है? हां हो सकता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर बताएं ये 30 क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आपको कैसे लगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करिए
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।